नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। टास्क फोर्स, हार की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स भाजपा ने बनाई थी, दिल्ली दरबार ने बनाई थी। ये टास्क फोर्स हार की समीक्षा के लिए थी या इस टास्क फोर्स का काम था योगी आदित्यनाथ को निपटाना? आज तथ्यों के आधार पर हम खुलासा करेंगे, हवाई बात नहीं। आखिर टास्क फोर्स बनी हार की समीक्षा के लिए, तो उसको कम से कम उन सभी क्षेत्रों में जाना चाहिए था, उन सभी क्षेत्रों के नेताओं से बात करना चाहिए था, हारे हुए प्रत्याशी से बात करना चाहिए था, संगठन से बात करना चाहिए था, जहां जहां भाजपा की हार हुई है। कम से कम उन क्षेत्रों में तो जाना ही चाहिए था। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, ये टास्क फोर्स जहां जहां करारी हार मिली है, शिकस्त मिली है, वहां झांकने ही नहीं गई। रिपोर्ट बन गया, रिपोर्ट बन के तैयार, पन्ने पर पन्ने, पन्ने पर पन्ने, रिपोर्ट दिल्ली पहुंच गई। लखनऊ में 2 दिन की बैठक चली, मंथन हुआ। उस मंथन में भी आमने सामने टकराव। आज रिपोर्ट का खुलासा करेंगे। जब रिपोर्ट का खुलासा होगा तो टकराव चाहे केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ का हो, चाहे शाह और योगी आदित्यनाथ का हो, चाहे दिल्ली और लखनऊ का हो, सब अपने आप परत दर परत खुलेगा। लेकिन असली खेल तो टास्क फोर्स के जरिए शुरू हुआ था। उसी पर खुलासा। भाऊ को जोड़िए कंट्रोल। भाऊ, कम से कम हारना, जहां जहां हार मिली है, समीक्षा बिना उन जगहों पर गए कैसे संभव है? और 3 पॉइंट्स हैं। शुरुआत हम यहां से करते हैं, बाकी घुमाने फिराने के बजाय। उसके बाद अगले कड़ी में योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग में कैसे ऐसा संभव हुआ, दिल्ली किसके तरफ है, किसके सर पर दिल्ली का हाथ है, अगले सवाल में वो समझेंगे। लेकिन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर ध्यान दें तो एक हो गया लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर। गोरखपुर में क्लीन स्वीप किया भाजपा ने। गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया, महाराजगंज सारी सीटें जीत ली। टास्क फोर्स ने खूब समीक्षा की। बनारस में सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ। बनारस मोदी जी का बनारस, बनारस के आसपास बिल्कुल रेगिस्तान हो गया भाजपा के लिए। लखनऊ के आसपास मोहनलालगंज से लेके सब हार गए अगल बगल। लेकिन बनारस और लखनऊ में ये टास्क फोर्स नहीं गई। फिर इस टास्क फोर्स ने किया क्या? क्या रिपोर्ट बनाई, पन्ने कैसे भरे, पन्नों में क्या लिखा? क्या ये सिर्फ योगी को निपटाने का अभियान नहीं था? दो बातें बड़ी क्लियर है। ये लोकसभा चुनाव के नतीजों में होता ना, आपदा में भी वो कोई ढूंढता है कि इसमें भी कुछ मिल जाए मुझे। अक्सर कहते हैं कि जब कोई भूकंप आता है और साइक्लोन हो जाता है तो उससे केंद्र से बहुत ज्यादा पैसा आएगा करके ठेकेदार खुश हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हजारों लोग मर गए। केंद्रीय नेतृत्व शर्मनाक हार भूल चुका है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हुई करारी हार के चलते योगी आदित्यनाथ का बलि कैसा लिया जाएगा, सारा फोकस इस पे है और सारी एक्सरसाइज इस पे है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 40 जिलों में जाने के बजाय अमित शाह जी के घर पे ही 4 घंटे बैठ के तय कर लीजिए कि आपको पता पड़ जाएगा चुनाव हारे की। अमित शाह जी को ही पूछिए कि उम्मीदवार किसने चयन किए। अमित शाह जी को ही पूछिए कि ये उम्मीदवारों के खिलाफ लगातार आपको इंफॉर्मेशन फीडबैक मिल रहा था, आपने क्यों नहीं सुना? आप बताइए ना। और 1 घंटा मोदी जी के पास दे दीजिए कि मोदी जी की गारंटी तो आप बोले थे, योगी की गारंटी तो नहीं बोले थे। मतदान तो आपने मोदी के काम पे मांगा था, लोगों ने मोदी जी का काम रिजेक्ट कर दिया। इसके मायने ये है कि मोदी जी फेल हो गए। आपको जगह जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने उम्मीदवार ही अपने मन से दिया जो वहां नहीं फिट होता और आपको लगा कि मोदी की गारंटी और मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे और हार गया, तो आप लोकल में क्या ढूंढने लगे हो? साहब जाने के बाद लाठी मारने वाली बात है ये। सबसे पहले कि ये उम्मीदवार क्या जिताऊ था? क्या इस उम्मीदवार के खिलाफ कंप्लेंट नहीं थी?
क्या ये उम्मीदवार हार जाएगा करके संगठन ने आपको नई इंफॉर्मेशन दी थी? तो आपको समीक्षा करनी है तो ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको 40 टीमें, 40 लोगों की जो टीमें गई है, वो हर जिले से आपको ये फीडबैक लेके आना है। फीडबैक पहले ही टाइप हो गया है, सिर्फ नाम भरने हैं बीच में। डायलॉग तय है, सिर्फ लिखना है कि ये सांसद ने ये कहा, इस विधायक ने ये कहा, इस उम्मीदवार ने ये कहा। क्या कहा ये दिल्ली में तय हुआ है। यदि सब लोग ये कहे कि योगी के अधिकारियों ने साथ नहीं दिया, तो क्या चुनाव अधिकारियों के भरोसे चुनाव जीते जाते हैं क्या? क्या आपने गुजरात, मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीती तो अधिकारियों के भरोसे जीती है क्या? तो फिर मोदी जी रिटायर्ड अधिकारियों को कैबिनेट में भर रहे, तो मुझे लगता है कि अधिकारियों के भरोसे ही चुनाव जीत रहे हैं। फिर ना विचारधारा का कोई मतलब है, ना राम है, ना कोई मोदी है। अधिकारियों ने साथ नहीं दिया। क्यों अधिकारी साथ देंगे नंबर 2 के काम के लिए? कार्यकर्ताओं का अपमान किया, मतलब कार्यकर्ता कंधे पे बैठ के मतलब जो चाहे वो करेंगे। कार्यकर्ता खुलेआम घुस के मारेंगे थाने में, तो भी पुलिस वाला कहेगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, मार खाओ। हम तो पहले जितने भी आप देखिए, जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर अब खराब हो गई। चुनाव टाइम में तो आप बहुत बोल रहे थे कि योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। राम काज बोल रहे थे कि राम राज्य है। योगी जी की हिंदुत्व आपको, यदि योगी जी इतने फेलियर है, तो फिर योगी जी को बाकी राज्यों में घुमाने का क्या मतलब था चुनाव के दौरान? सवाल ये है कि सबको पता है क्यों हारे हैं। ये हारने जा रहे हैं, ये मीडिया कह रहा था। क्या न्यूज लॉन्चर में आप खुद गए थे आशीष जी? आप तो ग्राउंड जीरो पे थे। क्या आपने नहीं बताया था कि 30 भी बड़ा मुश्किल है? सीट बता दी थी। आपने तो सीट बता दी थी। जब ये आपको आकलन है, तो ये आकलन क्या स्थानीय नेताओं को नहीं था? सबको था, स्थानीय पत्रकारों को भी था। लेकिन मालिक लिखता है कि भाई लिखो 70 आएगी, 75 आएगी, 80 आएगी, अपने को विज्ञापन लेना है उनसे, पैकेजेस लेने हैं। पैकेज लेने के चक्कर में वो झूठ बोलते रहे और उन खरीदे हुए झूठ को ये सच मानते रहे। और अब ये सोच रहे कि अच्छा हुआ यूपी में हार गए, सरकार तो हम बना ही लेंगे, बना ही लिया हमने, बैसाखियों पे, उसके बाद हम ईडी सीबीआई पैसा वैसा फेंक के फिर 272 कर लेंगे। इनका ये अप्रोच है सरकार के प्रति। 2-4 एक आध साल में तो हम 272 क्रॉस कर लेंगे, पर हमारा अपने बलबूते पे सरकार होगी। लेकिन ये चांस, गोल्डन चांस मिला है बस योगी को निपटाने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, योगी भी अंगद का पैर साबित हो रहे हैं। वो खुटा काट के बैठ गए। और योगी को निपटाने की गलती ना करेंगे। इन्होंने जो येदियुरप्पा के साथ गलती करी, जो वसुंधरा के साथ गलती करी, वही योगी के साथ गलती करेगी, तो ये परमानेंट नासुर हो जाएगा। आज यदि कांग्रेस को 70 सीटें मिली है विधानसभा में, तो वसुंधरा जी की कृपा। यदि लोकसभा में 7-8 सीटें गई हैं बीजेपी की, तो ये वसुंधरा फैक्टर है। यदि 8 सीटें वहां कर्नाटक में गई है, तो ये येदियुरप्पा फैक्टर है। यदि सरकार वहां कर्नाटक में हार गई, तो येदियुरप्पा फैक्टर है। आप एक बार गिर गए, आप मतलब लोग, ये होता है कि भाई आदमी शाणा बनता है। सांप से एक बार किसी सांप ने काट लिया और वो मर गया, आदमी तो समझता है ये सांप जहरीला है। हर एक को सांप से कटवाना नहीं होता। इन्होंने एक बार वहां कटवाया कर्नाटक में, एक बार राजस्थान में कटवाया, अभी दिल्ली में कटवाने के चक्कर में है। उपचुनाव के नतीजे आपके मुंह पे तमाचा मार के चले गए। दिल्ली कंट्रोल कैसी करती है? भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कैरेक्टर क्या था? ताज्जुब लगता है मुझे जब मैं देखता हूं इनके कल से जो नौटंकी चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये अपने हार की समीक्षा को लेकर और अपने पार्टी के भविष्य से ज्यादा ये अखिलेश के भविष्य के लिए चिंतित है। मुझे तो लगा कि ये समाजवादी पार्टी का अधिवेशन तो नहीं है जिसमें ये बोला जाता है कि वो कांग्रेस खा जाएगी, तुमको, तुम्हारा वोट बैंक खा जाएगी। जिस कुपढ़ ने ये बोला है, मंद बुद्धि है वो। क्यों? कि कांग्रेस का इतिहास रहा है देश आजादी के आज तक। कांग्रेस ने जिसके साथ गठबंधन किया उसको भी अपना वोट बैंक दे दिया। कांग्रेस अपने सब क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की पैदाइश है। लेकिन बीजेपी का इतिहास क्या है? जो ये
आगाह कर रहे थे, उनका इतिहास क्या है? जो जो साथ में लिया उसको बर्बाद कर दिया। बीजेडी लेटेस्ट उदाहरण है, उससे भी लेटेस्ट उदाहरण अब जनता दल यूनाइटेड है। कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा सगा है जिसको इन्होंने दगा नहीं दिया? तो कुल मिलाकर आपका कैरेक्टर, आप कांग्रेस पे क्यों पूरे टाइम कांग्रेस को क्यों चिंता है? मुझे कई बार लगता है कि राहुल गांधी को इस देश का बड़ा नेता बनाने में बीजेपी वालों का बहुत हाथ है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का। इनको रात को भी सपने में राहुल गांधी आते हैं, क्योंकि 24 घंटे राहुल गांधी के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। यदि राहुल गांधी को आपको लगता है कि आपके सामने चिल्लर है, तो इतना तवज्जो देने की क्या जरूरत है? परिवारवाद है इनका। अब भाई मुलायम सिंह के बेटे मुख्यमंत्री बने, पार्टी के सुप्रीमो बने, वहां पंकज सिंह राजनाथ जी के बेटे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में बड़ी फेरिस्त है लंबी बाप बेटों की। कांग्रेस का गया हुआ परिवारवाद आप झेल रहे हो, आपकी पार्टी में आके ठीक हो रहा है वो। क्या राजमाता ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या वसुंधरा राजे, क्या यशोधरा राजे, ये परिवारवाद नहीं है कि सिंधिया परिवार के हैं? वसुंधरा राजे ने पूरी बीजेपी कई सालों तक संभाली, जनसंघ को पैसा दिया, तब मीठा मीठा लग रहा था। अब सिर्फ मुलायम सिंह के कुनबे में आपको परिवारवाद दिखता है, कांग्रेस में परिवारवाद दिखता है, अनुराग ठाकुर में परिवारवाद नहीं दिखता आपको, साहिब सिंह वर्मा के बेटे में परिवारवाद नहीं दिखता आपको, विजय कुमार मल्होत्रा के बेटे में परिवारवाद नहीं दिखता आपको, बांसुरी स्वराज में आपको परिवारवाद नहीं दिखता। किसको मूर्ख बनाने की बात कर रही है? तो ये जो हो रहा है, तो मुझे तो, मैंने तो बोला या तो ये सर्व धर्म सम्मेलन होता है, वैसा सब पॉलिटिकल पार्टी का सम्मेलन तो नहीं है जिसमें समाजवादी के लिए भी चिंता बताई जा रही है। बस अब एक कांग्रेस के बारे में एक वक्तव्य जारी करना है कि कांग्रेस को भी अपना वजूद फिर से एक बार यूपी में लाना पड़ेगा। कब तक वो अखिलेश के भरोसे रहेंगे? कांग्रेस को भी नसीहत देनी है। अरे एक बीएसपी जैसी, जिसके पीछे काशीराम जी की अथक मेहनत थी, दलितों का खून पसीना, पिछड़ों का खून पसीना था उस पार्टी को। उस पार्टी ने अपने बलबूते पे उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में सरकार बनाई थी और खुद की मेजोरिटी पे 5 साल सरकार चलाई थी मायावती जी। उस पार्टी को आप झिलों पे लेके आए, दबा दबा के, और आप कहते हो कि भाई आगाह करें। मायावती जी का वोट कौन चोर के ले गया बताइए ना आप। मायावती का वोट आपने अगुवा किया था, वो छूट गया, वो खुला हो गया। उन्हें कहा बहन जी नहीं तो बाकी लोग हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो दिखा दिया आईना उन्होंने। अब ये कहते हैं कि भाई पार्टी फोरम पे वो किसी राजभर को उन्होंने ज्ञान दिया कि आपको ऐसा बाहर वक्तव्य नहीं देना चाहिए, पार्टी फोरम पे देना चाहिए। तो फिर आपको वो रमेश मिश्रा को भी बोल देना चाहिए था कि ये बाहर की किसी बात होनी नहीं चाहिए। हाँ। आपको उप मुख्यमंत्री को भी बोल देना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक इंद्रजीत सिंह ने तो बाकायदा अपने प्रधान, मतलब अपने ही सरकार के ऊपर हरियाणा में बोल दिया, उनको भी बोल देना चाहिए। सत्यनारायण सत्तन जी है इंदौर में, उनको भी बोल देना चाहिए। बड़े बुलंद के नेता रहे एक जमाने में अपने बीजेपी के, बुलंद आवाज रही, एक हस्ताक्षर है कवियों की दुनिया में, उनको भी पूछना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए। कुल मिलाकर ये बहुत ही सब्जेक्टिव, मतलब ये पहले दिन इनका टास्क फोर्स गया, वो योगी हटाओ के लिए गया। उसके बाद अभी जो वहां सम्मेलन हो रहा है योगी, इनको एन केन प्रकरण योगी हटाना है। नहीं भाऊ, जब हम मेन टास्क फोर्स हार की समीक्षा, इसकी तो बात हारी हुई सीट पे समीक्षा करे ना, ऑब्वियस सी बात है। और हारी हुई सीट पर भी समीक्षा जब ये बात आई है तो थोड़ा सा याद दर्शकों को दिलाना जरूरी है। 29 फरवरी की तारीख जो चुनाव समिति थी प्रत्याशी तय करने के लिए, उसमें योगी आदित्यनाथ भी थे।
योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जो लोक कल्याण मार्ग है, लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा 2 घंटे बैठे रहे और वहां से फाइनल 50 लोगों की सूची लेकर के आए। तमाम नामों पर योगी आदित्यनाथ ने ऐतराज जताया उस सूची में, 50 नाम जो थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 50 के 50 को चुनाव मैदान में। अब टास्क फोर्स किस लिए? टास्क फोर्स, आपने बहुत सही उस समय कहा कि मोदी और अमित शाह को सबसे पहले जिम्मेदार, नड्डा को, इन तीनों को जिम्मेदार बना करके और कटघरे में खड़ा करो कि भाई साहब आप योगी की नहीं सुने, भाई साहब आप संगठन महामंत्री की नहीं सुने। बीएल संतोष वहां से चिट्ठी लेकर आ गए सूची। अमित शाह, नड्डा और मोदी की बैठक हुई लोक कल्याण में। चुनाव समिति का मेंबर योगी आदित्यनाथ बैठ के इंतजार कर रहा है व्यक्ति, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और बीएल संतोष चिट्ठी लेके आए 50 की सूची और पढ़ के सुना दिए। 35 नामों पर ऐतराज था योगी आदित्यनाथ को, एक का टिकट नहीं काटा गया। और आज चारों तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है। प्रयागराज के तो जो महानगर और क्षेत्र, महानगर के जो कार्यकोच आए थे पदाधिकारी, उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया बैठक के बाहर मीडिया के कुछ लोगों से बात करते हुए। कहा कि जी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज ही नहीं है, सब अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं है। ये सब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत बोल रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन ये चुनाव के पहले ये बातें क्यों नहीं हुई? चुनाव के पहले जब प्रत्याशी तय किया जा रहा था तो उस समय ही योगी आदित्यनाथ को भी हटाते, भेज देते गोरखपुर चुनाव लड़ने, जाओ चुनाव लड़ो, आप सरकार नहीं ठीक से चलाए हो। तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और फिर आगे जानता है। नहीं, सारा प्रॉब्लम ही ये है। मैंने वो कहा ना कि इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको यदि समीक्षा करनी है हार की, तो इन्हीं लोगों के साथ बैठो ना, या दोनों के साथ, गुजरातियों के साथ, इनके साथ जरा ढोकला और थोड़ा फाफड़ा खा लो, फाफड़ा जलेबी, और तय करो, क्योंकि सारी गंगोत्री तो यहीं से है। और यही यदि चुनाव जीत जाते, यदि 300 पार आते, तो प्रधानमंत्री जी भव्य स्वागत करवाते अपना, बीजेपी के कार्यालय में, और वहां से फिर विपक्ष को कोसते और फिर बताते कि वो कितने बड़े हैं। भाई प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना, आप तो कमल पे बटन दबाओ, मुझे वोट मिलेगा, मेरा चेहरा देखो, लोकल आदमी मत देखो। तो लोगों ने आपका ही चेहरा रिजेक्ट किया ना महाराज। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आपको रिजेक्ट किया लोगों ने। आप में क्यों नहीं है वो समझ अभी तक आई? आप क्यों नहीं रास्ता किसी और के लिए दे देते? आप ये कहते कि मैं फेल हो गया, मेरी गारंटी लोगों ने नहीं मानी, 240 पे लाके मुझे विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है। इसके बावजूद भी कोई सरकार बनाना चाहता है तो मैं उसको स्वागत करता हूं, आप अपना नेता चुन लीजिए। आप में तो ये भी गट्स नहीं थे कि आप संसदीय दल की बैठक में जाओ। पहली बार ये हुआ कि संसदीय दल की बैठक बगैर आप बुलाए आपने अपने आप को नेता घोषित कर दिया। क्या डर था आपको? क्या लोग पूछेंगे कि हम 40 पे क्यों आए? क्या लोग पूछेंगे कि हम 300 पार क्यों नहीं गए? क्या लोग पूछेंगे इस करारी हार के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं गए आप? आपको क्यों एनडीए गठबंधन का संसदीय दल लगा? परंपराएं क्या कहती है कि पहले आपका संसदीय दल आपको नेता बनाता है, और यदि आपके पास मेजोरिटी है तो आपको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना के वो पेश करता है, और यदि आपके पास मेजोरिटी नहीं आई तो ये आपको अधिकार देता है कि बाकी जो दल है, घटक दल है, उनके साथ बातचीत करके आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। प्रोग्राम तो ये होता है, अरे नाम के लिए तो करिए, लेकिन आपको परंपराएं पालना नहीं है। आपको इतनी तानाशाही लानी है कि आपने अपने पार्टी के संविधान में बदलाव करके पार्लियामेंट्री बोर्ड अपॉइंट करेगा चेयरमैन, किसी पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष तो प्रजातंत्र में जीत के आता है भाई। भले नौटंकी का करते हो, कांग्रेस ने भी तो इतना, कांग्रेस पे परिवारवाद होते हुए भी तो अभी तो चुनाव हुए नहीं कांग्रेस में, 4-4 उम्मीदवार थे ना खड़े चुनाव में, और खड़गे जी जीत के आए ना। वैसा ही कुछ करते। आपने ऐसा कैसा कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड अपॉइंट करेगा? तो उसके बाद क्या है? जब पार्लियामेंट्री बोर्ड अपॉइंट करेगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फेलियर ऑफ द प्रेसिडेंट। जेपी नड्डा का फेलियर है यदि अध्यक्ष संगठन के है तो। लोगों ने पार्टी को रिजेक्ट किया, लोगों ने सरकार को रिजेक्ट किया, लोगों ने एनडीए को रिजेक्ट नहीं किया, लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया, जो 300 से 240 पे लाए।
तो जेपी नड्डा इस्तीफा दे, वो तो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चिपके हुए हैं। तो कुल मिलाकर इन्हें हार जीत का कोई लेना देना नहीं है आशीष, और इनका कोई अहंकार या दम में कमी भी नहीं आई। अहंकार बस तो वही इनको है। वही है, सारी जगह रबर स्टैंप बिठाए हैं, उनको यूपी में भी रबर स्टैंप चाहिए, और ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। यूपी में पार्टी निपट गई है, अब इसका ठीकरा योगी के सर पे फोड़ के अपने कब्जे में ले लो, सत्ता कब्जे में ले लो। ये देश का विकास, राज्यों का विकास, भारतीय जनता पार्टी में नया नेतृत्व पनपे, इसके लिए कोई मेहनत नहीं। क्या राजस्थान में शर्मा जी नेतृत्व हो सकते हैं? क्या हमारे मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम नहीं है? क्या काबिल नेता नहीं है वो था बंगाल में तो 18 सीटें लेके आया था, आप तो उतनी भी नहीं ला पाए। आपने एक मोहनलाल यादव ढूंढा वहां पे, और ये क्या तर्क है कि मध्य प्रदेश में एक को यादव को चीफ मिनिस्टर बनाओ तो बिहार का यादव अपने को वोट देगा। ऐसे ही यादव ऐसे वोट देने लगे तो हो गया काम। वो इजराइल का भी दे सकता है, क्योंकि हमारे ही मीडिया का एक ऐसा सड़ांश है जिसने उसको, मैं मतलब सड़ा हुआ अंश ही मानता हूँ, सड़ांश से सड़ांध भी आती है, जिसने बताया कि इजराइल के यहूदी ही हिंदुस्तान के यादव हैं। बताओ। तो मोहन यादव इजराइल में भी कैंपेन कर सकते हैं, नेतन्याहू जब मुसीबत में नहीं कभी हो मतलब तो। कुछ भी आप अपने हिसाब से कुछ भी करो, विनोद तावड़े को लेके आओ कि मराठा डेवलप कर रहे हैं। अरे पहले मराठों का नेता होता है। महाराष्ट्र में सैकड़ों मतलब ऐसे नेता, मुझे मराठों के नाम पे विधायक, कारपोरेटर और सांसद मिल जाएंगे, लेकिन जब मराठों की बात आती है तो शरद पवार का नाम लिया जाता है। जब यादव की बात आती है तो लालू यादव का नाम लिया जाता है। कई यादव है, मुलायम सिंह का नाम लिया जाता है, अखिलेश का नाम लिया जाता है। किसी भी यादव को खड़ा कर दोगे कि हमने एक यादव को नेतृत्व दिया और यादव हो जाएगा। एक राष्ट्रपति बनाया, आपने बोला दलितों का राष्ट्रपति बनाया, सारे दलित हमारे पीछे आ जाएंगे। ये कौन से गणित से चलते भाई? कौन से गणित अब से? इसी गणित में दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला, उसी कार्यकारिणी में केशव मौर्य के जो तेवर थे, वो बता रहे थे कि बिल्कुल केशव मौर्य भी अब आर पार में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्रजेश पाठक पहले सपना पाले बैठे हैं, वो भी योगी की मुखालफत कर रहे हैं, डायरेक्ट नाम लेके नहीं, लेकिन उनके फैसलों के तो खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं पब्लिकली। केशव मौर्य ने कहा संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होगा, मेरे लिए संगठन प्रमुख पहले है, तो फिर डिप्टी सीएम पद छोड़ दो भाई। ये वहां पर कहने हाँ की हाँ, बात है, आप छोड़ो और कहो कि संगठन कमजोर हुआ है, मैं आज से संगठन में काम करूंगा, मुझे सरकार की मोह माया नहीं नहीं नहीं, है। संगठन के मायने क्या है उनको संगठन के मायने बताने पड़ेंगे। संगठन के मायने अमित शाह है, संगठन के मायने ये है, संगठन किसका है? संगठन की ताकत संघ है, और आपके अध्यक्ष कहते हैं कि संघ की जरूरत नहीं हमको। ये संघ है, ये संगठन है आपका। संगठन के मायने क्या है? संगठन के मायने ये है कि जिला इकाई से नाम आता है, राज्य इकाई उसको फाइनल करके आगे भेजता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें मोहर लगाता है। एक दो नाम ऐसे होते हैं कि जो स्टेट लेवल पे नहीं सुलझ जाते, वो ऐसे हमने भी कुशाभाऊ ठाकरे के समय भी देखा। हमने कई, ऐसा नहीं कि बीजेपी अभी 2014 से देश आजाद हो गया और बीजेपी का फॉर्म हो गया, इतना कुपड़ मैं भी नहीं हूं। हमने जब बच्चे थे तो हमने जनसंघ के दिए को देखा है, और जब हम पत्रकारिता में आए तो हमने भारतीय जनता पार्टी का जन्म देखा है। तो ये बीजेपी में ऐसा ही होता था। बीजेपी में ऊपर से लिस्ट थोड़ी जाती थी, नीचे नीचे से नाम आते थे, इसलिए विद्रोह नहीं होता था। आज इनको लगता होगा कि हम सत्ता में हैं, इस सत्ता में लाने के लिए कई सालों की मेहनत, खून पसीना है लोगों का, संघ से लेके जनसंघ से लेके तमाम लोगों की अथक मेहनत है कि मोदी जी सत्ता में है। कि मोदी जी को लगता होगा कि मेरे नाम की गारंटी है, तो लोगों ने ऊंधा गिरा दिया, और 240 आए, उसमें 40 भी मोदी जी की गारंटी के नहीं। 200 लोग स्वयंभू है, 200 लोग संघ की कृपा से और बाकी काम की वजह से आए हैं। तो कुल मिलाकर
संगठन संगठन की बात करें, संगठन सब सर्वोपरि, तो फिर संगठन सर्वोपरि, तो संगठन को पूछा क्या था? क्या संगठन ने नाम दिए थे क्या? क्या आपके जिला इकाई से नाम गया था क्या? उप मुख्यमंत्री जिस जिले से आते पूछो उनको। हाँ। वो उप मुख्यमंत्री बने, संगठन ने नाम दिया था क्या उनका? कि अमित शाह के लिस्ट में उनका नाम आया था कि आपको मोदी को बिल्कुल सुबह शाम परेशान करना है, इसलिए आपको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है? तो उप मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, बड़े ओहदे पे था वो। उत्तर प्रदेश में यदि हार हुई है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई तो सामने आ जाए। एक दूसरे के ऊपर सिर पे ठिकरा फोड़ने जा रहे हो, इसका मतलब आप सब बेशरम हो। बेशर्मी का अमृत काल जैसा आप कहते हो। इसी पर ये जो आपने कहा ना कि जिम्मेदारी लेने वाला, इसी पर आखिरी सवाल है, और गडकरी जी की भी अब एंट्री इस सवाल में होगी। गडकरी ने भी 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है भाजपा, कांग्रेस के रास्ते पर बढ़ती जा रही है, और अब अगर ऐसे ही रहा तो खत्म हो जाएगी। ये अब इसलिए सवाल है कि भाजपा को हारते हमने बहुत बार देखा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हारी है, बहुत बार हारी। भाजपा में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते देखा है। भाजपा में तो किसी भी कमिटमेंट पर, जुबान पर इस्तीफा देते देखा। कल्याण सिंह ने जुबान पर इस्तीफा दे दिया था। क्या इन लोगों का जनाधार होगा जो जनाधार कल्याण सिंह का था? ये लोग कल्पना नहीं कर सकते उस जनाधार का, उस लोकप्रियता का। जुबान पर दे दिया इस्तीफा। आज की तारीख में जो कांग्रेस को हम लोगों ने देखा, जैसे कांग्रेस में लगातार हार, और हर हार के बाद एक समीक्षा होती है, और समीक्षा में ऐसा लगता है कि वो नो वन किल्ड जेसिका, एक फिल्म जैसे बनी थी जेसिका लाल की हत्या के बाद, कि जेसिका लाल को किसी ने नहीं मारा। तो उस कांग्रेस की समीक्षा में यही नतीजा निकलता है कि किसी ने हमें नहीं हरवाया है, किसी ने नहीं हरवाया, कोई जिम्मेदार नहीं निकलता था। क्या भाजपा में सेम वही नहीं रिपीट हो रहा है, जहां पर हारने के बाद निपटाने पर लगे हुए हैं, और ये किसी को नहीं निपटा रहे, पार्टी को निपटा रहे हैं। अहंकार उतना ही है। देखिए क्या होता है आशीष, कांग्रेसीकरण किसको कहते हैं? जब सत्ता का बिंदु एक ही के हाथ में जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, और ये सामूहिक नेतृत्व का कंसेप्ट 2014 में ही अरबी समुद्र में विसर्जित किया गया। जो कुछ भी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी है। जब ये दोनों के हाथ में सत्ता है तो फिर सत्ता 300 पार आई तो आपकी जय जयकार, 246 पे आई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कांग्रेसीकरण क्यों नहीं हुआ है? बिल्कुल कांग्रेसीकरण हुआ है। व्यक्ति पूजा कब थी? कभी नहीं थी बीजेपी में। व्यक्ति पूजा चालू हो गई अभी। मोदी मोदी, अटल जी तो बहुत बड़े स्टॉलवर्ट थे। अटल जी तो कभी नारे नहीं लगे। अडवाणी जी को तो नारे नहीं लगे। ये नारे लगवाता कौन है? अरे किसी और की शादी हो रही, उस शादी में आप जा रहे हैं, उसमें भी आपके कटआउट लगते हैं। इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो आप। फिर कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस में सत्ता के लिए, ये राहुल गांधी ने बोला है, 1 to 1 में बात बता रहा हूं मैं आपको। उन्हें कहा कि 1990 में ही हमने, कांग्रेस ने अपने प्रिंसिपल छोड़ दिए थे, सत्ता में रहने के लिए लगातार कॉम्प्रोमाइज करते रहे। वही कांग्रेसीकरण है। बीजेपी लगातार सत्ता में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है, कभी किसी के साथ गठबंधन, कभी किसी के साथ गठबंधन। भ्रष्टाचारियों को, व्याभिचारियों को अपने गोद में बिठा लेती है, और फिर कहती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी रही कहां है? कौन सी भारतीय जनता पार्टी है? बार बार ये मैं इस बात को फिर से कहता हूं आशीष, जनता सिर्फ नेता और डिजिटल और बाकी साइंस में, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी नहीं होती। जनता के सोच में भी दिन ब दिन प्रगल्भता आती है, मैच्योरिटी आती है। जनता लगातार आयाराम गयाराम को रिजेक्ट करते आ रही है, अपॉर्चुनिटी समझ के उसको रिजेक्ट करते आ रही है, और बीजेपी पूरा आयाराम गयाराम का खेल खेल रही है। तो बीजेपी में जो बाहर के लोग आए उनको रिजेक्ट करेंगे। यही आयाराम गयाराम का खेल आंध्र तेलंगाना में कांग्रेस को भारी पड़ गया। कांग्रेस सत्ता में आई क्योंकि उन्होंने अपने कांग्रेस के तमाम पुराने नेताओं को इकट्ठा किया, और एक कांग्रेस का रूट स्टॉक जो था उसको सींचा। तो तेलंगाना में बीआरएस जैसे शक्तिशाली पार्टी को किनारे लगा के आप सत्ता में आए। फिर सत्ता में आने के 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होते, और चुनाव में फिर बीजेपी ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि कांग्रेस ने, बीआरएस से जो लोग आए कांग्रेस में,
जिनको टिकट दिया वो सारे हार गए। जो रेवंता रेड्डी है वहां पे जो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको लगा कि जब अध्यक्ष थे पार्टी के, तो उनके खिलाफ बहुत विरोध था। तो वहां कई सीनियर लोगों ने जाके वो विरोध खत्म करके इकट्ठा काम करके जीतने के लिए कहा, और लोगों ने माना और इकट्ठा काम करके जीत गए। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए। जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो इनको लगा कि अब मैं भगवान हो गया हूं। तो इन्होंने अपने पुराने लोगों को निपटाने के लिए बीआरएस के आए हुए लोगों को टिकट दिए और सारे के सारे चुनाव हारे। जितने बीआरएस से कांग्रेस में आए सब चुनाव हारे। जनता ने इन आयाराम गयाराम, जो मेंढक जैसे कुत्ते, इनको रिजेक्ट किया। नुकसान कांग्रेस का हुआ, और वो कांग्रेस का नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि जो लोग जिनको निपटाने की व्यवस्था की थी उन्होंने इनको निपटा दिया, बीआरएस के लोगों को। कांग्रेस का उम्मीदवार निपट गया, कांग्रेस के 5-10 सीटें कम हुई। ऐसी ही 5-10 सीटें जोड़ते तो आज सत्ता में होते, क्योंकि खेल सिर्फ 20-25 सीटों का था। और कांग्रेस 9 राज्यों में, 10 राज्यों में जहां बीजेपी के आमने सामने है, हर जगह कांग्रेस ने ये खेल गड़बड़ किया, क्योंकि कांग्रेस की जो पुराने पाप है वो आज भी चल रहे हैं। और उसी कांग्रेसीकरण के कदमों में कदम रख के बीजेपी चल रही है। कांग्रेस को बर्बाद होने में कम से कम 60 साल लगे। बीजेपी तो 10 साल में ही बर्बाद हो गई। हर राज्य में कई बीजेपियां हैं, क्या करें? कौन सी बीजेपी ओरिजिनल? और ये जितने भी बोल रहे हैं ये सब भटे थे। इनमें किसी में की औकात नहीं है बोलने के लिए कि भैया मोदी की गारंटी थी, हार मोदी जी की है और जीत मोदी जी की है। हाँ, सीधा बात। सब मोदी जी, बिल्कुल यही, इसी पर चर्चा खत्म करते हैं। मोदी जी कार्यकर्ताओं को अपमानित करवाना, अंधभक्तों को, आईटी सेल को, लगातार वो सिलसिला जारी है, क्योंकि अविनाशी हैं, अपने से ऊपर, अपने अहम से ऊपर किसी को समझते नहीं है। आपने तस्वीर कल की देखी होगी, आज भी खूब एक दूसरे को लोग शेयर कर रहे हैं। आईटी सेल, अंधभक्त, जिसे कहते थे शंकराचार्य नहीं, फर्जी शंकराचार्य, ये कांग्रेसी शंकराचार्य। मोदी जी उसी के चरणों में जाकर के चरण धूलि ले रहे थे। बताइए, उसी शंकराचार्य के एक सलाह कह लें, आदेश कह लें, धर्म शिरोमणि होने की हैसियत से उसको ठुकरा करके अयोध्या गए थे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। तो जब अहम ऊपर होता है तो अपमानित बार बार कार्यकर्ता होता है। उस कार्यकर्ता के अपमान में योगी, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, हिमंता विश्व शर्मा, इन लोगों को जिम्मेदार बताने वाले सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं, और ये बहाना अनंत काल तक चलता रहेगा, पार्टी तबाह होती रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।